किया था जिसमें हमने देखा था कि फाइनल अकाउंट क्या है और उसके अंदर हम किन किन स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करते हैं। आज हम देखेंगे कि फाइनल अकाउंट की इनिशियल स्टेजेस जो इसमें वो कैसे स्टार्ट होती है या फाइनल अकाउंट के लिए इनिशियल डाटा हमें कहाँ से अवेलेबल होता है। तो जैसे हम लोगों ने कल देखा था कि फाइनल अकाउंट स्टार्ट होता है फ्रॉम अकाउंटिंग साइकिल। अकाउंटिंग साइकिल में फाइनल अकाउंट से पीछे जर्नल सबसे पहले आता है। जर्नल से रिकॉर्डिंग की जाती है, पोस्टिंग की जाती है इनटू लेजर और लेजर के बाद आपका ट्रायल बैलेंस बनता है। तो ट्रायल बैलेंस इज बेसिकली द बेस फॉर फाइनल अकाउंट। तो ट्रायल बैलेंस में जितने भी हमारे पास लेजर्स होते हैं उनका बैलेंस निकलता है। लेजर्स जितने भी बनते हैं वो डिफरेंट टाइप के लेजर्स होते हैं या इन्हें हम कह सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ अकाउंट्स। लेजर को आप सेकंड नेम अकाउंट का भी दे सकते हो, किंग ऑफ ऑल बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज नोन एज लेजर। और जब भी किसी भी वर्ड के साथ वर्ड अकाउंट लिखा है दैट मीन्स कि उसका लेजर है। जैसे सैलरीज का आप सेपरेट लेजर प्रिपेयर करते हो, कैपिटल का आप सेपरेट लेजर प्रिपेयर करते हो। हर पॉसिबल एंट्री के सेपरेट एंट्रीज आप एक जगह पे समराइज कर लेते हो, क्लासिफाई कर लेते हो। क्लासिफिकेशन ऑफ एंट्रीज इज नोन एज लेजर प्रिपरेशन। तो जितने भी आपके पास अकाउंट्स आते हैं वो या तो आपके पास रेवेन्यू अकाउंट्स होंगी, रेवेन्यू बैलेंसेस होंगे लाइक ट्रायल बैलेंस के अंदर, या फिर वो आपके एक्सपेंसेस के अकाउंट्स होंगे। एक्सपेंसेस के बैलेंसेस भी हम इन्हें बोल सकते हैं या फिर अकाउंट्स भी कह सकते हैं। उसके अलावा आपके पास कुछ बैलेंस निकलेंगे एसेट्स के और कुछ निकलेंगे आपकी लायबिलिटीज़ के। तो ये तमाम वो अकाउंट्स हैं जो कि आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर दिए हुए होते हैं। अब रेवेन्यू के बैलेंसेस जो से या रेवेन्यू के जो अकाउंट्स हैं ये भी मोर देन वन अकाउंट्स हो सकते हैं, वैरायटी होती है। और एक्सपेंसेस भी मोर देन वन अकाउंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल रेवेन्यू के लिए आपके पास डिविडेंड रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, ये हर एक आइटम का अलग अलग से लेजर का बैलेंस आपके पास आएगा। इसी तरीके से एक्सपेंसेस का जो बैलेंसेस होते हैं या लेजर्स होते हैं ये भी सैलरीज का अलग से आपके पास लेजर प्रिपेयर होगा, कमीशन पेड का अलग से बनेगा, रेंट का अलग बनेगा। जितने भी बिजनेस के एक्सपेंसेस होते हैं ना उनके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर से मिलती है, यहाँ से एक्सक्लूड की जाती है। अब सबसे पहले तो इन चार चीज़ों को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि रेवेन्यू क्या होते हैं और कितनी टाइप के रेवेन्यूज होते हैं एक बिजनेस के अंदर। तो रेवेन्यूज को हम फाइनली डिवाइड कर सकते हैं टू टाइप ऑफ रेवेन्यूज में। आपकी ये डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है टू टाइप ऑफ रेवेन्यूज। कुछ होते हैं आपके डायरेक्ट रेवेन्यूज और कुछ होते हैं आपके इनडायरेक्ट रेवेन्यूज। डायरेक्ट रेवेन्यू का मतलब है ये कि वो आमदनी या वो इनफ्लोज ऑफ कैश जो कि आपकी बिजनेस एक्टिविटी से डायरेक्टली रिलेटेड है। जिस चीज़ का आपको कारोबार है, आप अगर उस प्रोडक्ट को सेल आउट करते हो, उसके सेल करने से आपको जितनी भी अमाउंट रिसीव होती है वो आपकी डायरेक्ट सोर्स ऑफ इनकम होती है। आप इसे रेवेन्यू भी कह सकते हो या फिर इनकम भी कह सकते हो। रेवेन्यू और इनकम में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है कि इनकम के अंदर आपकी कोई भी इम्प्योरिटी शामिल नहीं होती है, ये आपकी स्पेंडेबल अमाउंट होती है। स्पेंडेबल मीन्स कि आप इसके अंदर से आपके सारे के सारे अदर एक्सपेंसेस एक्सक्लूड हुए होते हैं। लेकिन रेवेन्यू के अंदर अभी कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस ऐसे एडेड होते हैं जिन्हें मजीद जो सा वो फिल्टर करना ज़रूरी होता है। फिल्टर्ड रेवेन्यूज आर नोन एज इनकम, यानी कि इसके अंदर आपकी कोई भी अब अदर एक्सपेंसेस ऐड नहीं होते। तो डायरेक्ट इनकम जो भी होती है ये आपकी मोस्टली आपकी सेल ऑफ प्रोडक्ट्स होती है। तो जो भी आपकी सेल से रेलिवेंट होंगी आपकी कोर एक्टिविटी ऑफ योर बिजनेस विल बी नेम्ड एज डायरेक्ट रेवेन्यू। और इनडायरेक्ट रेवेन्यूज ये है कि एक बिजनेस है, किसी भी चीज़ का कर लेते हैं हम लोग, रेडीमेड गारमेंट्स की अगर इंडस्ट्री की बात कर लेते हैं तो अगर तो वो अपनी रेडीमेड गारमेंट्स की सेल करेंगे तो वो उनकी डायरेक्ट सोर्स ऑफ इनकम होगा। लेकिन उसी इंडस्ट्री के ऑनर ने अगर किसी और जगह पर इन्वेस्टमेंट की है, किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के शेयर्स उसने परचेज किए हुए या किसी भी और एक कंपनी के शेयर्स उसने परचेज किए, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट की है, तो उस इन्वेस्टमेंट पे जो भी इंटरेस्ट उसे रिसीव होगा या उन इन्वेस्टेड शेयर्स के ऊपर कोई भी डिविडेंड अगर उसे रिसीव होता है तो वो उसका इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। या इसे हम लोग ये भी कह सकते हैं ये उसकी अदर इनकम होंगी। अदर इनकम other than your normal activity will be considered as indirect revenues or indirect incomes। सेम इसी तरीके से आपके बिजनेस के अंदर जो एक्सपेंसेस है इनको भी हम टू कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। जैसे आपने इनकम को किया तो ये भी डायरेक्ट भी हो सकती है और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं।
यहाँ पर फाइनल अकाउंट के पर्पस को अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे पास जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इसका मतलब ये है कि ऑल एक्सपेंसेस रिलेटेड टू द परचेज ऑफ एसेट एनी आइटम, वो प्रोडक्ट जिसे आप मैन्युफैक्चर करना चाहते हो या जिस चीज़ का आपका कारोबार है, आप अगर उस चीज़ को, अपने रॉ मटेरियल को, अपनी इन्वेंट्री को परचेज करते हो और उस परचेज को कैरी करते हो, ट्रांसपोर्टेशन, उसको अपने बिजनेस प्रीमिसेस तक लेकर आने या फिर उस चीज़ को मैन्युफैक्चर करने तक के जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो सारे के सारे आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाएंगे। या हम सिंपली कह सकते हैं कि हमारी चीज़ की परचेजिंग से लेके या फैक्ट्री के तमाम एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो फैक्ट्री के एक्सपेंसेस हम कह सकते हैं। अगर आपका ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन है तो हम कहेंगे आपकी परचेज से रेलिवेंट जितना भी है। ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन कौन सी होती है, जो चीज़ को परचेज करती है, या तो उसे एज इट इज सेल कर देगी या फिर उसमें माइंड से मॉडिफिकेशन करके सेमी फिनिश प्रोडक्ट्स लेगी, उसको फिनिश करके फिर सेल आउट करती है। और मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न कौन से होते हैं, जो कि रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, उसके ऊपर खुद ही प्रोसेस करते हैं और उसको फाइनल शेप में कस्टमर तक डिलीवर कर देते हैं। तो अगर इन दोनों सिचुएशन में फैक्ट्री के एक्सपेंसेस या आपके जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न से रिलेटेड या ट्रेडिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है, वो सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाएंगे। और अदर देन योर फैक्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग, वो फिर दूसरा पर्पस क्या रह जाता है आपके ट्रेडिंग एक्टिविटी का, क्योंकि ट्रेडिंग में क्या है, परचेजिंग एंड सेलिंग। परचेज से रेलिवेंट आपके डायरेक्ट होंगे, तो फिर सेल से रेलिवेंट आपके सारे के सारे एक्सपेंसेस कौन से होंगे, इनडायरेक्ट होंगे, रिलेटेड टू योर सेल्स। इसमें आपकी सेल्स की प्रमोशन भी हो सकती है, आपकी प्रोड्यूस्ड प्रोडक्ट को सेव करना या स्टोर करने की कॉस्ट, स्टोरेज की कॉस्ट कह सकते हो, उसे सेव करोगे, उसकी डेफिनेटली अगर स्टोर करोगे तो उसकी इंश्योरेंस भी आप करवाओगे, उसके ऊपर जितने भी इंश्योरेंस के एक्सपेंसेस होंगे, आपकी जहाँ पर सेविंग की जाती है या जहाँ पर आपके एसेट की, इसकी प्रोडक्ट की प्रमोशन हो रही है, वहाँ के स्टाफ की सैलरीज वगैरह, वो सारी की सारी आपके ऑफिस एक्सपेंसेस आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस एंड मैनेजमेंट एक्सपेंसेस, ये सारे के सारे आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कंसिडर किए जाते हैं। इसमें आपके अदर फाइनेंशियल एक्सपेंसेस भी आ सकते हैं, फॉर एग्जांपल बैड डेट्स आ गए, डेप्रिसिएशन आ गई, आपके सैलरी एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस से रिलेटेड सेल्स में सैलरीज आ सकती है, कमीशन आ सकती है, या फिर कोई भी प्रमोशनल एक्टिविटी के ऊपर एडवर्टीजमेंट अगर आप करवाते हो, अपनी प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करते हो, तो उसके ऊपर जितने भी आप एक्सपेंसेस करोगे दे आर कलेक्टिवली नोन एज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमने अभी इस अपने फाइनल अकाउंट की जो इनिशियल स्टेटमेंट है दैट इज ट्रेडिंग अकाउंट, तो इसको हमने प्रिपेयर करना है। ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है ये हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट, और इसके अंदर कौन कौन सी पर्टिकुलर आइटम्स इंक्लूड होती हैं वो हम लोग मेंशन करेंगे, और ये एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज को डिफरेंशिएट करने का पर्पस ये है कि ट्रेडिंग अकाउंट में हमने कौन से वाले एक्सपेंसेस और कौन से वाले रेवेन्यूज को मेंशन करना है, और किन आइटम्स को हम डिस्कस करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के